हद है जहाँ तक कि कुछ निशान रहें, हद है यहाँ तक कि कुछ निशान रहें, चले चलो जहाँ तक कि आसमान रहे, चले चलो जहाँ तक कि आसमान रहे। और यूं उठाए कदम आ गई मंजिलें, और यूं उठाए कदम आ गई मंजिलें। मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे, मजा तो तब है पैरों में कुछ थकान है। बात बिल्कुल सही है। जब तक आप पढ़ते पढ़ते थक नहीं जाते हैं तब तक आप पढ़ते रहिएगा। और मजा जभी है जब पढ़ने के बाद जो थकान महसूस होती है उसकी एक अलग से फीलिंग होती है। नमस्ते दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पर। आज की टॉपिक क्या है? आज के टॉपिक क्लास 10 के टॉपिक रहेगा, लेक्चर नंबर 2 है ये, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। उसके बाद में गोलीय दर्पण और इसके प्रकार, फिर है सकुच शब्दावली, एक छोटा सा टॉपिक आता है पार्श्व परावर्तन। ठीक, अब सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। दो, सबसे पहले हम लाएंगे यहाँ पे दर्पण, शीशा। ये है हमारा अभी, इसके पीछे जो किसकी कलई होती है, इस पॉलिश का नाम होता है रेड ऑक्साइड। इस पॉलिश का नाम क्या होता है? रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड। ठीक, इसके बाद में यहां से एक अविलंब डालेंगे, इसके ऊपर एक अविलंब डालेंगे। ठीक, अविलंब पता है 90 डिग्री होता है अविलंब। अविलंब यहां पर जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार जिस प्रकार की एक हाथ से ताली नहीं बजती है, इसी प्रकार यानी दोनों हाथों को मिला के ताली बजती है। इसीलिए यहाँ पे जो चित्र यानी जो प्रतिबिंब हमेशा बनेगा दो रेखाओं यानी दो किरणों से मिलकर बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, वस्तु में कौन सी दो किरण मिलेगी। सबसे पहले एक सीधी जाएगी। अब इमेजिन करो यानी कल्पना करो, वो वाली कल्पना नहीं, दिमाग वाली कल्पना। कल्पना करो किसी दीवार पे सीधी बॉल मारी, किसी दीवार पर सीधी बॉल मारी तो वापस उसी उसी सीधी रेखा में आएगी। तो इसलिए ये पहली रेखा गई सीधी और उसी माध्यम में वापस आ गई। अब थोड़ी ने एंगल बना के डालते हैं, कोण बना के ऐसे करके। और ये कोण आई है और ये कोण आर है। ठीक, यानी आई आपतित किरण, आर परावर्तन किरण। ठीक है, अब उसके बाद में देखो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा साथ मिलेंगे, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा साथ मिलेंगे। आभासी, जैसे कि कहीं पर आभासी बन रहा हो, आभासी आभासी प्रतिबिंब बन रहा हो तो वो सीधा बनेगा। कैसा? सीधा। ये हमेशा साथ चलेंगे। एक एक ये भाई है और एक ये वास्तविक। जहां वास्तविक बनेगा वहां जो वस्तु हमारी उल्टी बनेगी। ये दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा आभास भी बने फिर वस्तु उल्टा भी बने, नहीं, ये इनके साथ जरूर मिलेंगे भाई साहब, और वास्तविक साथ उल्टे भाई साहब मिलेंगे। जो सही है वाक्य वाक्य साथ हमेशा उल्टो ही मिलेगा, जो गलत है वह हमेशा सीधो मिलेगा, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, मतलब इस नियम के अनुसार, नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, उसके बाद देखो आभासी का मतलब होता है जबरदस्ती। आभासी का मतलब होता है जबरदस्ती मिला लो। जैसे कि कल्पना करते हुए एक रेखा सीधी जा रही है यहां से, ठीक, अब यहां से एक ऐसे करके ले जा रहे हैं। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ये तो अविलंब है, और यहाँ पे जो हमारी वस्तु बनेगी सीधी बनेगी। देखो अब यहाँ पे दो किरण जा रही थी। ठीक, उसके बाद में जो चित्र बना हुआ है यहाँ पे देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या रहती है? सबसे पहली कंडीशन आभासी का मतलब होता है दो रेखा आपस में जबरदस्ती यानी कल्पना करके या कि ऐसे सीधी जाएंगी तो एक बिंदु पर यानी एक एग्जैक्ट पॉइंट पे मिल जाएंगे, वहीं पे बनेगा प्रतिबिंब, उसी जगह पे बनेगा प्रतिबिंब। तो सबसे पहले कंडीशन यानी कि नेचर क्या हुआ यहाँ पे? तो सबसे पहले ये हुआ कि आभासी। आभासी
और एवं वस्तु कैसी बनी है, सीधी, ऐसी बनी है सीधी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दो, वस्तु यहां पे अगर 10 सेंटीमीटर दूर रखी, यानी दर्पण के, ये क्या है हमारा दर्पण है, कौन सा, समतल, प्लेन, ठीक। शीशा की बात हो रही है, सीधी सी बात, सीधी शब्द में बोले तो शीशा की बात हो रही है। गला थोड़ा बैठा हुआ है, मैनेज कर लेना आप। जो किसी दर्पण की बात हो रही, अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसकी जो इमेज बनेगी दर्पण के ठीक पीछे कितनी, 10 सेंटीमीटर की ही बनेगी। यानी वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होगी, उसका उतनी ही दूर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी, उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगी। कंडीशन तीसरी, देखो, जितनी वस्तु की लंबाई है, माने की वस्तु की लंबाई 2 इंच है, कितनी, 2 इंच, दर्पण की यानी वस्तु की लंबाई कितनी है, सिर्फ 2 इंच, कितनी, 2 इंच, दर्पण की लंबाई सिर्फ 2 इंच है, तो यानी कि शीशे में देखेंगे वो 2 ही इंच दिखाई, यानी वस्तु के जो आकार है तो सेम उतना ही आकार प्रतिबिंब में बनेगा, वस्तु का आकार समान रहता है, वस्तु का आकार समान रहता है, यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना कैसे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। उसके बाद जितनी दूरी पर रखी होगी दर्पण के पीछे, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। फिर वस्तु का आकार समान रहता है, यानी वस्तु हमारी जितनी ऊंचाई में है उतनी ऊंचाई में उसका आकार बनेगा। और आभासी का मतलब होता है कि कल्पना, यानी कि ये दो रेखा कल्पना करते हुए यहाँ पे बनी है। वास्तविक होता है कि दो रेखा आपस में छेदित वास्तव में कर रही, दिख नहीं है। जैसे कि यहाँ से कोई रेखा जाती है और जाने के बाद ऐसे आती है, फिर यहाँ जाती है, यहाँ पे वास्तव में रेखाएं मिल रही, क्या वास्तव में रेखाएं मिल रही, तो इन्हीं को बोलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वहां पे तो वह सीधी सी रहेगी, तो वस्तु होगी भाई कैसी, उल्टी, यानी कि उल्टा, वस्तु का आकार कैसा होगा, उल्टा, उल्टी, ठीक। तो अब ये समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना, तो सबसे पहले वस्तु हमारी दर्पण के जितनी आगे रहेगी दर्पण के पीछे उतनी बनेगी, जितनी वस्तु की लंबाई होगी उतनी दर्पण के पीछे वस्तु की लंबाई रहेगी, ठीक। अब चलते हैं पार्श्व परावर्तन पे। पार्श्व परावर्तन बहुत छोटा का टॉपिक है, ये वही वाला टॉपिक है कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप हमारे सामने करें। मेरे हिसाब से आपका राइट वाला हैंड लेफ्ट वाला हैंड हो सकता है, इसी यानी कुछ अल्फाबेट यानी ABCD कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो मिरर यानी कि दर्पण, यानी कि दर्पण में देखने से बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। देखते हैं परावर्तन। पार्श्व परावर्तन कुछ इस प्रकार की परिभाषा है कि किसी दर्पण के सामने रखी वस्तु का या किसी दायां भाग वाया हो जाता है तथा वाया वाया भाग दाएं हो जाता है। जैसे कि ABCD के अकॉर्डिंग चलते हैं, ए है, ए के सामने हम दर्पण रखेंगे, दर्पण देखेंगे, ए बिल्कुल सेम बनेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि बी देखते हैं, यहाँ पे दर्पण लगाया, दर्पण लगाने के बाद तो देखेंगे बी को कुछ इस प्रकार बनेगी, बी कुछ इस प्रकार बनेगी, यानी कि बी को ठीक उल्टा हो जाता है, सामने वाला भाग ऐसे होता है। फिर उसके बाद देखेंगे सी ऐसे बनती है, तो दर्पण में देखेंगे सी इस प्रकार बनती है, यानी कि दाया वाला भाग लेफ्ट वाला हो जाता है राइट, और राइट वाला हो जाता है लेफ्ट में, और शीशा के
शीशा को शीशे के सामने खड़े होकर हम देखेंगे। तो एक बार आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। ठीक, अब चलते हैं हम गोलीय दर्पण की भाषा। क्या अगला टॉपिक कौन सा हमारा? गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक कांच का पारदर्शी या ऐसे करके चित्र बना हुआ है, गोला। अब कोई होशियार चल रहा है, उन्होंने बीच से काट दिया, यानी किसी खोखले गोले को बीच से काटने पर प्राप्त भाग ही गोलीय दर्पण होता है। तथा या फिर इस प्रकार परिभाषा उसका अंदर तथा बाह्य पृष्ठ, अंदर तथा बाह्य पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, उसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। मतलब कि अंदर का दो किसी खोखले गोले को बीच से काटने पर प्राप्त भाग को ही हम गोलीय दर्पण बोलते हैं। सबसे पहले बीच से काटा तो बीच से यहाँ से एक ऐसे अलग हुआ और ये यहाँ से अलग हुआ। अब देखो कितने दो दर्पण प्राप्त हुए, दो दर्पण प्राप्त हुए। अब इसका अंदर का प्रावट, अंदर की जो पृष्ठ यानी कि इसको बोलते हैं अंदर, अंदर की पृष्ठ, इसे क्या बोलते हैं? अंदर की पृष्ठ। इसको भी सेम बोलेंगे अंदर की पृष्ठ। अब इसको यानी इसे बोलते हैं बाहर की पृष्ठ, बाहर की पृष्ठ, बाहर की पृष्ठ, इसको बोलते हैं बाहर की पृष्ठ। अब एक के बाहर के ऊपर पृष्ठ कर, बाहर की पृष्ठ के ऊपर कलई करते हैं, रेड ऑक्साइड या पॉलिश करते हैं, और एक को अंदर की तरफ कर देते हैं, तो इसकी हम करते हैं बाहर की ओर, बाहर की ओर। जिसका प्रावर्तक पृष्ठ यानी जिसका प्रावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता उसे बोलते हैं, उसे जो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है? गोलीय दर्पण की परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे, किसी किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण को काटने पर परावर्तक पृष्ठ अंदर तथा बाहर होता है, गोलीय दर्पण कहते हैं, कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद में दर्पण के प्रकार। क्या दर्पण? गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के जब किसी गोले को काटते हैं तो दो भागों में बट जाता है। जब दो भागों में विभाजित हो गया तो दो विभाजित हो गया तो दो दर्पण प्राप्त हुए। तो जो दो दर्पण कौन से? सबसे पहला होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा कौन सा? उत्तल दर्पण। देखो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की परिभाषा ये होती है कि परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ होता है जिससे मतलब प्रकाश जाने के बाद, टकराने के बाद वापस लौट आती है, टकराने के बाद वापस लौट आती है। जैसे कि ये है, दो परावर्तक पृष्ठ समझो, ये है। अब उसके पीछे हो गई कलई, बाहर की पृष्ठ पर क्या हुई? पॉलिश। पॉलिश होने के बाद अब यहाँ से प्रकाश गई, यहाँ से सीधी प्रकाश गई, यहाँ से प्रकाश गई, पढ़ने के बाद वापस आ गई, पढ़ने के बाद वापस आ गई। तो इसी को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, क्या परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, उसी बोलते हैं अवतल दर्पण। देखो सबसे पहले अवतल दर्पण की परिभाषा लिखेंगे, जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसे करके चित्र बना देंगे, सुंदर नहीं बना है,
आप अपने हिसाब से देख लें ये कौन सा है, अवतल दर्पण। ठीक, अब हम बात करें किसकी, उत्तल दर्पण। किसकी बात करें, उत्तल दर्पण। अब देखो अंदर की ओर पॉलिश, यानी कि अंदर की पृष्ठ के ऊपर क्या करते हैं हम, पॉलिश। ये लो पॉलिश कर दी, पॉलिश होगी। अब देखो अंदर की तरफ पॉलिश था, बाहरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना दे, बाहर की ओर परावर्तक पृष्ठ, उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। देखो उसे रखो उठा हुआ पृष्ठ, उसे उठा हुआ, उसे उठा हुआ, उसे क्या रखो, उठा हुआ, उत्तल से उठा हुआ, जिसका उठा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो। ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आया जिसका जिसका परावर्तक, जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा, यानी कि बाहर की ओर, बाहर की ओर हो, उत्तल दर्पण कहते हैं। देखो चित्र बनाओ ऐसे करिए, ये चित्र हुआ, तो ये कौन सा हुआ हमारा, उत्तल दर्पण। ये कौन सा है, अवतल दर्पण। ओ, एक बार फिर से पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, किसी गोलीय यानी किसी खगोलीय गोले के दर्पण के काटने पर परावर्तक पृष्ठ अंदर तथा बाहर की ओर होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। एक गोला हुआ, एक गोला बॉल हुई, बॉल को बीच में से काट दिया, बॉल को बीच में से काट दिया, अंदर कैसी थी, खगोल यानी खाली पोल एकदम थी। ठीक, उसको काट दिया, काटने के बाद दो दो बॉल प्राप्त हुई, यानी अर्ध, दो बॉल आधी, दो बॉल प्राप्त हुई। एक के अंदर पॉलिश कर दिया, एक के अंदर पॉलिश कर दिया, तो इसका उठा हुआ, यानी उस उठा हुआ विभाग कैसा, परावर्तन बना दिया, यानी जिससे प्रकाश आए और वापस टकराए, टकराने के बाद वापस लिया है, उसको क्या, यानी उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक, और दूसरी बॉल थी, उसके ऊपर पॉलिश कर दिया, उसके जो अंदर की बात है परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है प्रकाश जाए, जाने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो यानी उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। जिसकी जो प्रकाश होता है परावर्तक अंदर की ओर, तो उत्तर अवतल दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण। और जिसका ऊपर से हो, ऊपरी ऊपर से परावर्तक पृष्ठ हो, उसे बोले उत्तल दर्पण। अब चलते हैं हम इन दर्पणों से संबंधित कुछ शब्दावली, इस दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावली। अब हम बात करेंगे दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावली। तो सबसे पहले हेडिंग रहेगी हमारी दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित शब्दावली। सबसे सबसे पहले आता है ध्रुव, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोल। देखो किसी दर्पण के, यानी किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, लंबी परिभाषा नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब चित्र में देख लो, इस तरह से कोई एक दर्पण बनाया है, ये दर्पण कौन सा है, अवतल। और एक बनाया ये ऐसे करके, ये कौन सा है, उत्तल। इसके पीछे पॉलिश कर दी। अब देखो किसी के मध्य, यानी कि इसके मध्य क्या होगा, सेंटर पे, यहाँ पे P, यहाँ पे P, यानी इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों क्या बोलेंगे, ध्रुव। यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं।
मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करती है। ये हो गया। अब देखो दूसरे पे है वक्रता केंद्र। दूसरे क्या है? वक्रता केंद्र। दूसरी कौन सी हेडिंग है? वक्रता केंद्र। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो जब हम गोला बनाते हैं, जब हम प्रकार के माध्यम से गोला बनाते हैं, उसकी जो पतली नोक होती है वो एक पेंसिल से परिधि बनाते हैं। उसके बाद जो जैसे कि यहाँ से मैंने इसका सेंटर यहाँ से माना, सेंटर यहाँ से मान के मैंने एक ऐसे करके गोला खींचा, सेंटर मान के मैंने एक गोला खींचा, यहाँ पे ऐसे करके एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब सर्किल ड्रॉ कर लिया, जिसको मैंने एक पॉइंट माना होगा, उस पॉइंट पे प्रकार की नोक रखी होगी, उस पर नोक रखी होगी। यहाँ पे मान लो कि इसको नोक रखी, यानी किसी गोलीय दर्पण के केंद्र को, किसी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी किसी गोलीय दर्पण के केंद्र को, अब ये गोलीय दर्पण है, इसके जो केंद्र माना मैंने उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। और परिभाषा कुछ इस प्रकार लिखेंगे इसकी, किसी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। दूसरे यानी कि अब दूसरी है वक्रता केंद्र। दूसरी कौन सी है? वक्रता त्रिज्या। कौन सी है? वक्रता त्रिज्या। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले कौन से अवतल दर्पण में देखेंगे। कौन से अवतल दर्पण में? ये हमारा अवतल दर्पण है, इसके ऊपर पॉलिश हो गई है, ये कर दी पॉलिश। ठीक। उसके बाद में हम देखो इसके मध्य बिंदु कौन सा होता है? P ध्रुव, और बीच में क्या? सेंटर होता है C वक्रता केंद्र। अब देखो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से सुनिए, क्या? ध्रुव को तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसको हम लिखते हैं, देखो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। चौथी अब है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष लो, अब मुख्य अक्ष है कि किसी, यह फिर से हम अवतल दर्पण में देखते हैं। अवतल दर्पण में देखने के बाद यानी इसी को बोलेंगे P, यानी किसी दर्पण के मध्य बिंदु को P, फिर उसके बाद में जब किसी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता त्रिज्या, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को वक्रता केंद्र तथा इसी को यानी कि वक्रता त्रिज्या को, यानी कि यह काल्पनिक रेखा जो अवतल दर्पण या किसी दर्पण के ध्रुव तक जाती है, उसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हो
वही कॉपी पेस्ट, ऊपर वाली कॉपी पेस्ट। वक्रता त्रिज्या को ही मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे वही कॉपी पेस्ट करेंगे दोबारा से। क्या, वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस दूरी, क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या या मुख्य अक्ष को ही फोकस दूरी बोलते हैं। यानी आर को ही फोकस दूरी कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुख्य फोकस। क्या है, मुख्य फोकस। तो अब मुख्य फोकस को सबसे पहले क्या हम देखते हैं, सबसे पहले देखने बोलते हैं किसे हैं, ये है अवतल दर्पण। ठीक, इसे ध्रुव, किसी कोणीय केंद्र को वक्रता केंद्र, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या आर, तथा अब उसके बाद में एक होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा। क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर वे रेखाएं होती हैं जो आपस में कभी नहीं काटती, आपस में कभी नहीं प्रतिच्छेदित होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं मुख्य समांतर रेखा। तो देखो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा यही, तो ये कौन सा है, परावर्तक पृष्ठ जाने के बाद, तो फिर ये कौन सी है, आपतित किरण जाने वाला मुख्य फोकस से होकर जान समांतर जाने वाली रेखा जिस बिंदु पर काटती है, यानी कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा जिस बिंदु परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित या काटती है उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, कुछ शब्दावली कितनी हुई, 6 हुई। तो सबसे पहले क्या है कि दर्पण से संबंधित शब्दावली क्या है, ध्रुव, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। अब एक सेपरेट चित्र बनाएंगे, उसी में आपको सब दर्शा के दिखाते हैं। ये कौन सा अवतल दर्पण हो गया, ठीक, इसके किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, क्या, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, क्या, मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। यानी इसके जो मध्य स्थित है इसी को बोलेंगे ध्रुव, यानी इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, किसी गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी को, यानी कि ये गोला बनाया होगा उसको केंद्र माना होगा, उसी केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद वक्रता त्रिज्या ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि देखो ये केंद्र और ये ध्रुव, इन दोनों को मिला दिया, इसी को क्या बोले, वक्रता त्रिज्या, यानी इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या को ही, यानी जो वक्रता त्रिज्या इसी को ही मुख्य अक्ष बोलते हैं। हालांकि ये जो केंद्र होता है केंद्र से बड़ी होती है इससे करके, ठीक है।
और होती है मुख्य फोकस, यानी सिर्फ होते हैं फोकस दूरी। आर को ही फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि यहाँ से केंद्र से लेते ध्रुव के मध्य की दूरी को, केंद्र से और ध्रुव, यानी केंद्र से और ध्रुव के मध्य की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। तथा उसके बाद में कौन सी, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा। यानी क्या, मैंने ये क्या माना थी, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा पढ़ने के पश्चात, यानी पढ़ने के पश्चात जो परावर्तन होती है, जिस बिंदु पर काटती है, उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई आपकी टॉपिक। आप उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे ये टॉपिक। सबसे पहले क्या पढ़ा था मैंने, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। ये उसके बाद में पढ़ा था पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन वही परावर्तन होता है कि लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट में हो जाता है शीशे में देखने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ा है गोलीय दर्पण। किसी गोलीय दर्पण यानी किसी गोले को काट के प्राप्त दर्पण ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है उसका अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ होता है, और उत्तल दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। उसके बाद में दर्पण से संबंधित शब्दावली, ये शब्दावली लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें, ठीक है। उसके बाद में हम कल पढ़ेंगे कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अवतल में कितनी स्थितियां होती हैं, उत्तल दर्पण में कितनी स्थितियां होती हैं, ये हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करें। उसके बाद में व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगाएं इस वीडियो का, ताकि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।